यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जिनका ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स है, इसके अतिरिक्त जो भी बच्चे हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं पार्ट 2 में उन और जिनका सब्सिडरी है पार्ट 2 में, तो आप अपने सिलेबस के अनुसार देख सकते हैं। आज हम लोग जो है ना चैप्टर 1 अर्थात जिसका नाम है आप लोगों का चैप्टर 1 इतिहास लेखन की नवीन परंपराएं तथा स्रोत, ये आपका चैप्टर का नाम है। अर्थात इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यू ट्रेंड्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग एंड सोर्सेस। इससे हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकलेंगे उतने का सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता ही है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव बेस्ड की एग्जाम होने वाली है और भी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव बेस्ड की एग्जाम होती है, तो इसलिए हम लोग जो है प्रत्येक चैप्टर से अब ऑब्जेक्टिव निकालेंगे। तो जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेंगे उससे निकाल के देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप लोगों को ये चैप्टर 1 का जो है ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहे, बीच में मैं आपको लोगों को बता दूंगा। देख लीजिए, ये बुक का नाम है साहित्य भवन पब्लिकेशन बीए द्वितीय वर्ष हेतु इतिहास हिस्ट्री है। ये आप लोगों का हिस्ट्री पार्ट 2 वालों के लिए है, जो लोग भी पढ़ते हैं और सेकेंड ईयर में जो हैं। तो देखिए आप लोगों का यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये हिस्ट्री जो है तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के बीए द्वितीय वर्ष इतिहास विषय ऑनर्स के 3rd एवं 4th प्रश्न पत्र हेतु, अर्थात इसमें पेपर 3rd आप लोगों को बताया जाएगा और पेपर 4 का देख लीजिए। पेपर 3rd में आप लोगों का है भारत का इतिहास 650 टू 1550 ईस्वी तक आप लोगों का ये दिया गया। पेपर 4 में ग्रेट ब्रिटेन का इतिहास है 1688 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक। और देख लीजिए ये सब इसके राइटर हैं, पीएचडी सब किए हुए हैं, साहित्य भवन पब्लिकेशन का है। और नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए ये भारत का इतिहास है। अभी सबसे पहले हम लोग पेपर 3rd आज देखेंगे। पेपर 3rd का चैप्टर नंबर 1 भारत का इतिहास हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला चैप्टर आप लोगों का क्या है। ये यूनिट 1 में आता है इतिहास लेखन की नवीन परंपराएं तथा स्रोत। अगर आप लोग देखना चाहते हैं आप अपने सिलेबस को, तो सिलेबस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है। आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, प्रारंभिक इस्लामिक इतिहास अरबी भाषा में मिलता है। आपसे ये पूछ सकता है कि प्रारंभिक इस्लामिक इतिहास किस भाषा में मिलता है, तो आपको मारना है अरबी भाषा। प्रारंभिक इस्लामिक इतिहास किस भाषा में मिलता है, तो अरबी भाषा में। आप लोग मेरे साथ ही याद करते जाए तो आपको भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसाधारण के इतिहास जिसे लोक इतिहास की संख्या दी गई है, तो ये पूछ सकता है लोक इतिहास किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दे देगा, तो इसका आंसर क्या होगा, जनसाधारण का इतिहास, अर्थात लोक इतिहास कहते हैं जनसाधारण के इतिहास को। लोक इतिहास किसे कहते हैं, जनसाधारण के इतिहास को। तो फर्स्ट पेज से आप लोगों के पास 2 ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकले हैं। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज है अंग्रेजों के कारण, अंग्रेज जो हमारे देश पर शासन किए थे, अंग्रेजों के कारण इतिहास लेखन के साम्राज्यवादी विचारधारा का उदय हुआ। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, साम्राज्यवादी विचारधारा। साम्राज्यवादी विचारधारा का उदय किसके कारण हुआ, तो अंग्रेज के कारण हुआ। ओके, ये आप लोगों को कहानी की तरह बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। यूरोपीय लोग एशियाई इतिहास की रुचि प्रदर्शित कर रहे थे। यही रुचि एशिया में तथा विशेष रूप से भारत के इतिहास के अध्ययन का कारण बनी, जिसे बाद में प्राच्य की संज्ञा दी गई। इसमें आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जिससे आप लोगों के एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे जाए। तो इससे यह कहना चाह रहे हैं कि प्राच्य का अर्थ क्या हुआ। प्राच्य का अर्थ हुआ कि एशियाई इतिहास में जो भी विशेष रूप से भारत के इतिहास का अध्ययन का कारण बनी, उसे ही प्राच्य का संज्ञा दी गई। तो ये आप लोगों को सिर्फ जानने के लिए ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कराई। आप लोग इसे सिर्फ सुन भी सकते हैं, अगर सुनने मात्र से भी आप लोगों को याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा वीडियो देख भी सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कराई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करवाई थी, तो भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने। अब नेक्स्ट देखते हैं। विलियम जोन्स द्वारा उपनिषदों का अनुवाद किया गया। उपनिषद का अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो विलियम जोन्स के द्वारा उपनिषद का अनुवाद किया गया। ये भी आपसे पूछ सकता है कि उपनिषद का अनुवाद किसने करवाया था, 4 ऑप्शन दे देगा, तो इसका आंसर होगा विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेज ने ब्राह्मी लिपि को पढ़कर मौर्य राजवंश के इतिहास को सर्वव्यापी बनाया। तो मौर्य राजवंश के इतिहास को सर्वव्यापी किसने बनाया, जेम्स प्रिंसेप ने, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। और ब्राह्मी लिपि को पढ़कर जेम्स प्रिंसेप ने ही मौर्य राजवंश के इतिहास को सर्वव्यापी बनाया। और अशोक के अधिकांश
स्तंभ जो है वो किस भाषा में लिखे गए, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ये भी आप लोगों से पूछ सकता है कि अशोक के जो है इतिहास किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कनिंघम ने अपनी पुरातात्विक खोजों से आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे रिपोर्ट्स के 20 खंडों की रचना की। कितने खंडों की रचना की, तो 20 खंडों की रचना की। किसने, कनिंघम ने। आर्कियोलॉजिस्ट ये जो है ना पुरातात्विक अध्ययन जो करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट अंग्रेजी में कहा गया है। तो ये कनिंघम भी आर्कियोलॉजिस्ट से संबंधित थे। तो आप लोगों से ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कनिंघम कौन थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से वो संबंधित थे। कनिंघम ने अपनी पुरातात्विक खोजों से आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे रिपोर्ट से में 20 खंडों की रचना की। अब नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। तो आप लोगों को मैंने ये अभी जस्ट ऊपर बताया साम्राज्यवादी। ये साम्राज्यवादी इतिहास लेखन किससे आया था, तो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन शैली के 2 इतिहासकार है, कौन कौन, तो हेनरी इलियट और B.A. स्मिथ। आप लोगों से ऑप्शन में दे देगा कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के इतिहासकारों को चिन्हित करे। 4 ऑप्शन दे देगा। तो पहला ऑप्शन मान लीजिए रहेगा हेनरी इलियट, दूसरा रहेगा B.A. स्मिथ, तीसरा रहेगा ये दोनों और चौथा रहेगा इनमें से सभी। तो आप लोगों को क्या मानना है, इनमें से सभी। तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के 2 इतिहासकार कौन कौन है, हेनरी इलियट एवं B.A. स्मिथ। और आप लोग को अगर पढ़ने का मन है तो आप लोग इसे पढ़ भी सकते हैं स्क्रीनशॉट करके। अब नेक्स्ट देखते हैं। वैसे PDF आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कहाँ उपलब्ध है। नेक्स्ट देखते हैं। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के विरोध में शीघ्र ही एक नवीन शैली का जन्म हुआ जिसे राष्ट्रवादी शैली कहा गया। तो ये साम्राज्यवादी शैली का विकास तो अंग्रेजों ने किया गया, तो अपने इंडियन लोगों ने इसके विपरीत में एक शैली का विकास किया जिसका नाम है राष्ट्रवादी शैली। अर्थात राष्ट्रवादी शैली का जन्मदाता भारतीय को माना जाता है। और साम्राज्यवादी शैली का विकास किसने किया, तो अंग्रेजों ने किया। इसे आप लोग पढ़ ले ताकि आप लोगों को बहुत फायदा करेगा ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट देखते हैं। दादा भाई नौरोजी और RC दत्त ने अंग्रेजी की साम्राज्यवादी शैली की कटु आलोचना की। साम्राज्यवादी शैली की कटु आलोचना किसने की, तो दादा भाई नौरोजी और RC दत्त। मतलब ये लोग जो है ये राष्ट्रवादी शैली से थे। कौन कौन, तो दादा भाई नौरोजी जो कि अपने इंडिया में थे, और RC दत्त, ये दोनों ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद की कटु आलोचना की। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रवादी शैली, तो राष्ट्रवादी शैली में आते हैं ताराचंद्र। ये राष्ट्रवादी शैली से संबंधित थे। कौन थे, ताराचंद्र पूछ लेगा किससे संबंधित थे, तो राष्ट्रवादी शैली से। नेक्स्ट है आप लोगों का, ताराचंद्र ने इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर नामक पुस्तक लिखी। ये आपसे पूछ सकता है, मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया है कि आप लोगों के ये पूछ सकता है कि ये बुक किससे संबंधित है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर ये बुक किसने लिखी है, तो ताराचंद्र ने लिखी है। किसने लिखी है, ताराचंद्र ने। नेक्स्ट देखते हैं। 1941 ईस्वी तक भारत में मार्क्सवादी साहित्य प्रतिबंधित था। ये भी पूछ सकता है कि मार्क्सवादी साहित्य भारत में कितने साल तक प्रतिबंधित था, कब तक प्रतिबंधित था, तो 1941 तक। अर्थात 1941 ईस्वी तक मार्क्सवादी साहित्य भारत में प्रतिबंधित था। और मार्क्सवादी इतिहासकार में कौन आते हैं, तो PC जोशी। ये आप लोगों के लिए एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, ये आप लोग बस पढ़ ले, याद करना ऐसे नहीं है। मार्क्सवादी इतिहासकार में कौन आते हैं, PC जोशी। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं आप लोगों का। नेक्स्ट पोस्ट से आप लोगों के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो आप लोगों को इसका PDF जो है आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF आप लोगों को 13 मई 2022 को आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। सबसे पहले ही सुबह सुबह आप लोगों को ये PDF डाल दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है आगे। आगे है आप लोगों का, जदुनाथ सरकार ने भारतीयों को सिखाया था कि कैसे स्रोतों को एकत्र कर सही तरीके से इतिहास लेखन किया जाता है। तो भारतीयों को किसने सिखाया था कि स्रोतों को एकत्र कर सही तरीके से इतिहास लेखन किया जाता है, तो जदुनाथ सरकार ने। किसने, जदुनाथ सरकार ने। नेक्स्ट है आप लोगों का, बस इस पेज से इतने ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकलते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं। नेक्स्ट इस पेज से भी आप लोगों के कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं निकले हैं, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। आप इस पेज से देखते हैं कौन ऑब्जेक्टिव, देखिए इस पेज से है, आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ कौन है, तो वेद। वेद जो है वो आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। ये पूछ सकता है वेद किसका ग्रंथ है, तो आर्य का है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मा का अर्थ क्या होता है, यज्ञ होता है। ये भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि ब्रह्मा का अर्थ क्या होता है, यज्ञ होता है। ब्रह्मा अर्थात यज्ञ इसका अर्थ होता है। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है, तो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, शतपथ, पंचविंश, गोपथ। ये सब जो है ब्राह्मण ग्रंथ के उदाहरण है। किस ग्रंथ के उदाहरण है, तो ब्राह्मण ग्रंथ। ये भी आप लोगों से पूछ सकता है इनमें से कौन ब्राह्मण ग्रंथ है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ऐतरेय, शतपथ, पंचविंश व गोपथ ये सब ब्राह्मण ग्रंथ है। और आरण्यक का अर्थ क्या होता है, तो वन होता है। आरण्यक का अर्थ वन होता है।
ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों का, आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे तो 20 मई तक, आज 13 मई है, तो आप लोगों का जो है वो सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहे और सारे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव बताए जा रहे हैं। ये देखिए, उप का अर्थ क्या होता है? निकट। उप का अर्थ क्या होता है? निकट। और निषद का अर्थ होता है बैठना। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? अर्थात गुरु के निकट बैठना। उप का अर्थ होता है निषद, उप का अर्थ होता है निकट और निषद का अर्थ होता है बैठना। तो ये उपनिषद का अर्थ हो गया, गुरु के समीप बैठकर जो ग्रंथ का अध्ययन किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। उप का अर्थ होता है निकट और निषद का अर्थ होता है बैठना। अब देखते हैं नेक्स्ट, वृद्धारण्योपनिषद और छांदोग्य उपनिषद है। तो उपनिषद के कौन कौन उदाहरण है? वृद्धारण्योपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, ये उपनिषद के उदाहरण है। ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि वृद्धारण्योपनिषद इनमें से क्या है? उपनिषद है या फिर वेद है या फिर ब्राह्मण ग्रंथ है, क्या है? तो ये उपनिषद के उदाहरण है। उपनिषद से भारतीय दर्शन व बिंबिसार के पूर्व के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। उपनिषद से हमें किसके शासनकाल के बारे में पता चलती है? तो भारतीय दर्शन व बिंबिसार के पूर्व के इतिहास के विवरण, बिंबिसार के पूर्व के इतिहास जितना भी है सारा हमको उपनिषद से जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, वेदांग की संख्या 6 है। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। वेदांग में कितनी संख्या है वेदांग की? तो वेदांग की कुल संख्या 6 है। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। ये 6 व्याकरण वेदांग की संख्या है। और महाकाव्य आप लोगों को पता ही है, 2 ही हैं। कौन कौन? रामायण एवं महाभारत। कौन कौन है? रामायण एवं महाभारत। ये दोनों महाकाव्य, और रामायण के रचिता महर्षि वाल्मीकि जी है और रामायण के रचिता वेद व्यास जी हैं। कौन है? वेद व्यास, महाभारत के रचिता। और आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को ने अभी तक ऑब्जेक्टिव नहीं किया है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्टिव डाला गया मुंगेर यूनिवर्सिटी का। तो आप लोग सबसे पहले गैस पेपर के सही ऑब्जेक्टिव सारे किए गए हैं, तो आप लोग वहाँ से गैस पेपर के सारे ऑब्जेक्टिव सही सही याद कर सकते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराण का अर्थ क्या होता है? तो प्राचीन होता है। पुराण का अर्थ प्राचीन होता है। तो इसी तरह अभी मैं आपसे जस्ट एक सवाल पूछता हूँ, ये उपनिषद का अर्थ क्या होता है? अर्थात उप का पहले आप बताइए अर्थ और निषद का जल्दी से याद करने की कोशिश करिए। इसी तरह से आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे तो अभी आप लोगों का याद हो जाएगा। तो पुराण का अर्थ होता है प्राचीन, उपनिषद का आप लोग हो सके तो कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, R.S. त्रिपाठी ने लिखा है, पुराण अनुकूप में आलोक रश्मि का कार्य करते हैं। ये आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों से पूछ सकता है यह किसने कहा है, और इससे आप लोगों के 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब अगर आप 100 ऑब्जेक्टिव आप लोगों से का एग्जाम होगा। तो R.S. त्रिपाठी ने क्या लिखा है? तो R.S. त्रिपाठी ने लिखा है, पुराण अंधकूप में आलोक रश्मि का कार्य करते हैं। पुराण अंधकूप में आलोक रश्मि का कार्य करते हैं, यह किसने कहा है? तो डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने कहा है। और प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, ये सब धर्म ग्रंथ के नाम है। और पिटक की संख्या कितनी है? 3 है। ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव है। पिटक की संख्या कितनी है? तो 3 है। कौन कौन है पिटक? तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदम्ब पिटक, ये 3 पिटक हैं। और अभिदम्ब पिटक के 7 संग्रह हैं। अभिदम्ब पिटक के कितने संग्रह हैं? तो अभिदम्ब पिटक के 7 संग्रह हैं और तीनों पिटकों की भाषा पाली है, अर्थात विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदम्ब पिटक, ये तीनों पिटकों की भाषा पाली है और अभिदम्ब पिटक के 7 संग्रह हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को अंडरलाइन किया गया है। जातक, और ये जातक जो है इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण है जो 549 कथाओं के रूप में है। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसमें पूछ देगा कि जातक में किसका जीवन वर्णन है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महात्मा बुद्ध, जैन धर्म। तो किसका वर्णन है? बौद्ध धर्म के पूर्व जन्मों के विवरण है जो कि 549 कथाओं के रूप में है। और मिलिंद पान्हो नामक ग्रंथ से मिनेंडर के समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। और ये भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए बुक है। ये मिलिंद पान्हो एक बुक है और इस ग्रंथ से मिनेंडर के समय के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलता है। और दीपवंश तथा महावंश से मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलता है। दीपवंश भी एक बुक का नाम है और महावंश भी एक बुक का नाम है, अर्थात ग्रंथ जो भी समझिए, अर्थात एक प्रकार का बुक ही हुआ। दीपवंश एवं महावंश से हमें मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म ग्रंथ। और ये जो जैन धर्म ग्रंथ में आते हैं आप लोगों के प्रमुख भद्रबाहु चरित, परिशिष्ट पूर्व, पुण्याश्रव, कथा कोश, लोक विभाग, ये प्रमुख जैन धर्म ग्रंथ है। जैन धर्म ग्रंथ ये सब है। और बौद्ध धर्म ग्रंथ आप लोगों को मैंने बताया, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिदम्ब पिटक, ये तीनों बौद्ध धर्म ग्रंथ है। और जैन धर्म ग्रंथ में आ जाएगा भद्रबाहु चरित, परिशिष्ट पर्व, पुण्याश्रव, कथा कोश, लोक विभाग, ये सब प्रमुख जैन धर्म ग्रंथ हैं। आप लोग इस तरह से याद करेंगे। अगर आप लोगों का मान लीजिए
पेपर थर्ड में आप लोगों का जब सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा तो उसमें भी आप लोगों को बहुत फ़ायदा करेंगे। आप लोग इस ऑब्जेक्टिव से अपने सब्जेक्टिव बना के लिख सकते हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदा ही करेगा आप लोगों का। नेक्स्ट देखते हैं, जैन साहित्य 12 अंगों में विभक्त है। जैन साहित्य कितने अंगों में विभक्त है? तो जैन साहित्य 12 अंगों में विभक्त है। जैन साहित्य कुल 12 अंगों में विभक्त है। नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने की थी। किसने की थी अर्थशास्त्र की रचना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने। और चाणक्य का एक अन्य नाम है विष्णुगुप्त, ये चाणक्य का एक अन्य नाम है। और कौटिल्य, कौटिल्य भी चाणक्य का ही एक अन्य नाम है, अर्थात चाणक्य के 3 नाम है, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। आपसे पूछ सकता है अर्थशास्त्र बुक की रचना किसने की? तो चाणक्य ने की। और अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? तो राजनीतिक शास्त्र पर आधारित है, ना कि अर्थशास्त्र पर। अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक शास्त्र पर आधारित है। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जो भी मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए मुद्रा राक्षस, और ये भी एक बुक है। इस नाटक की रचना विशाखदत्त ने की थी। और इसमें जो है नंद राजा के पतन तथा चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त को राजा बनाए जाने का उल्लेख है। और इस नाटक की रचना 7वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। नंद के राजा का पतन, और नंद का राजा कौन था? तो घनानंद था। और चाणक्य जो थे, और जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बाद में बने थे, तो उनके द्वारा चंद्रगुप्त को राजा बनाए जाने का उल्लेख है इसी में, मुद्रा राक्षस में। और ये एक नाटक है, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, कालिदास की रचनाएं। तो कालिदास के रचित ग्रंथों में आता है आप लोगों का मालविकाग्निमित्र, पुष्यमित्र व यमुनों के मध्य हुए युद्ध का भी उल्लेख है। किसमें? तो मालविकाग्निमित्र में। ये मालविकाग्निमित्रम की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने की थी। और इसमें किसका वर्णन है? तो पुष्यमित्र और यमुनों के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट आप लोगों का हर्षचरित। हर्षचरित की रचना किसने की? तो 7वीं दी में बाणभट्ट ने की थी। हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। ये सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकाले गए हैं। तो हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। महाभाष्य, महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। पतंजलि के महाभाष्य से मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। और ये जो महाभाष्य है, अर्थात जिसके लेखक पतंजलि है, इससे हमें मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी हमें पतंजलि से मिलती है। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि पतंजलि किसके शासनकाल में थे? तो मौर्य काल के शासनकाल में थे। ये भी आपसे पूछ देगा कि पतंजलि के समकालीन कौन थे? 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आप लोगों को पतंजलि मारना है। तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत फायदा करेगा। और हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिएगा, तो आप लोगों का 20 मई तक अच्छे से तैयारी हो जाएगा। गार्गी संहिता, इसमें भारत पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। किसका वर्णन है? तो भारत पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है गार्गी संहिता में। नेक्स्ट आप लोगों का राष्ट्रंगनी। राष्ट्रंगनी का रचनाकार कौन है? तो कलहन नामक विद्वान था। राष्ट्रंगनी का रचनाकार कौन है? कलहन नामक विद्वान राष्ट्रंगनी के लेखक थे। और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया। कश्मीर के इतिहास का वर्णन किस बुक में किया गया? तो राष्ट्रंगनी में किया गया। और राष्ट्रंगनी बुक का लेखक कौन है? कलहन। नेक्स्ट आप लोगों का नव साहसांक चरित्र। नव साहसांक चरित्र में परमार वंश की घटनाओं पर वर्णन है। और इसके लेखक जो है परिमल गुप्त है। किसने इसकी रचना की है नव साहसांक चरित्र की? तो परिमल गुप्त ने इसकी रचना की है। परिमल गुप्त ने किसकी रचना की है? तो नव साहसांक चरित्र। और इसमें परमार वंश की घटनाओं पर वर्णन किया गया इस बुक में। नेक्स्ट है आप लोगों का गौडवाहो। गौडवाहो का रचिता है वाक्पतिराज। किसने गौडवाहो की रचना की है? गौडवाहो भी एक बुक है। और ये सभी अभी बुक ही मैं बता रहा हूँ। गौडवाहो की रचना वाक्पतिराज ने की थी। और इसमें कन्नौज नरेश यशोवर्मन की विजयों का वर्णन है। किसका वर्णन है? तो कन्नौज नरेश यशोवर्मन की विजयों का वर्णन। नेक्स्ट आप लोगों का विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हन ने की थी। किसने की थी? बिल्हन ने की थी। और इसमें चालुक्य वंश के इतिहास के वर्णन किया गया। इसमें चालुक्य वंश के इतिहास का वर्णन किया गया। और विक्रमांक देवचरित के लेखक है बिल्हन। नेक्स्ट आप लोगों का पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई है। और पृथ्वीराज के विषय में महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध है। पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? तो चंद्र बरदाई हैं। और इसमें पृथ्वीराज के विषय के महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए देखते हैं। नेक्स्ट है यूनानी वृत्तांत। नेक्स्ट क्या है? यूनानी वृत्तांत। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ये हेरोडोटस ये यूनानी थे और इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका की रचना की थी। हिस्टोरिका एक बुक है जिसकी रचना हेरोडोटस ने की थी। और ये इतिहास से संबंधित है हिस्टोरिका बुक। तो हिस्टोरिका की रचना किसने की थी? हेरोडोटस ने की थी। और टेशियस ये भी है यूनानी में। ये किसमें है? यूनानी में। देख लीजिए इसका जो है, इसमें टेशियस में के साइलेंट हो जाता है अंग्रेजी जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, के टेशियस। ओके, टेशियस हेरोडोटस ये सब यूनानी लेखक हैं।
और फिर एक नेक्स्ट देखते हैं, ये मेगास्थनीज, ये भी यूनानी थे और जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जो कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और यूनानी राजदूत के रूप में आया था मेगास्थनीज। और इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। इसमें जो है उन्होंने भारतीय संस्थाओं सब का वर्णन किया था, भूगोल, कृषि सब का, परंतु दुर्भाग्यवश यह पुस्तक उपलब्ध नहीं है। इसमें इंडिका जो बुक है वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। सोच लीजिए भारत के इतिहास से कितनी मदद मिलती है इंडिका पुस्तक से, जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जो कि मेगास्थनीज से सेल्यूकस निकेटर के राजदूत, किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत। जितने भी आप लोगों को अलग से बताए जा रहे हैं सारों को आप लोग अपने, अगर नहीं है इसमें लिखा हुआ है तो नोट करके लेंगे, ताकि आप लोगों का एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे और आप लोग 100 में 100 लाए। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने फ्रेंड को शेयर नहीं किया है तो फ्रेंड को जरूर शेयर करें, ताकि आपकी फ्रेंड के भी हेल्प हो सके और वो भी अच्छे से याद कर सके और फुल में फुल नंबर लाए। नेक्स्ट देखते हैं टॉलमी का भूगोल, अर्थात भूगोल के रचयिता कौन है? तो टॉलमी। और नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। ये भी एक बुक है। भूगोल के रचयिता किसने कौन है? तो टॉलमी। और नेचुरल हिस्ट्री के रचयिता है प्लिनी। नेक्स्ट आप लोगों का ऑब्जेक्टिव, सुमाचीन चीन का प्रथम इतिहासकार था। ये भी पूछ सकता है कि चीन का प्रथम इतिहासकार कौन था? तो सुमाचीन, ये चीन के प्रथम इतिहासकार थे। और सुमाचीन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ था। ये सुमाचीन कब के शासनकाल का है? तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में। और फाइयान, वेनसांग, इत्सिंग, ये सब चीनी इतिहासकार है। चीनी इतिहासकार कौन कौन है? फाइयान, वेनसांग, इत्सिंग और ये सुमाचीन, ये भी चीनी इतिहासकार है ये सब। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों का, हुईली जो है, हुईली ये भी चीनी इतिहासकार है। हुईली द्वारा लिखित वेनसांग की जीवनी, वेनसांग की जीवनी किसने लिखा था? तो हुईली ने लिखा था। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि वेनसांग की जीवनी को किसने लिखा था? तो हुईली ने लिखा था। मातवालिन की रचनाओं में भी भारत के विषय में विपुल जानकारी मिलती है। और मातवालिन ये भी चीनी यात्री है और इसमें भारत के इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है, इसने जो बुक लिखी है अपनी। नेक्स्ट है आप लोगों का तिब्बती वृत्तांत, तो तिब्बती लामा तारानाथ द्वारा रचित कंग्यूर व तंग्यूर का भी ऐतिहासिक महत्व है। ये कंग्यूर और तंग्यूर ये भी एक पुस्तक है और जिसके लेखक है तारानाथ, जो कि तिब्बत से थे, तिब्बती लामा तारानाथ, जो कि कंग्यूर व तंग्यूर बुक लिखे हैं। नेक्स्ट आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव, अलबरूनी। अलबरूनी यह संस्कृत भी जानता था। संस्कृत कौन जानता था? अलबरूनी। आप लोगों से ऑब्जेक्टिव इस तरह से भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन संस्कृत जानता था। चार मुसलमान के नाम दे देंगे। तो अलबरूनी जो है वो संस्कृत भी जानता था और ताकी के हिंद बुक की रचना की थी अलबरूनी ने। अलबरूनी ने किस बुक की रचना की थी? तो ताकी के हिंद की रचना की थी। और ताकी के हिंद का दूसरा नाम है भारत की खोज। ये बुक का नाम है भारत की खोज। ताकी के हिंद अर्थात भारत की खोज की रचना किसने की थी? तो अलबरूनी ने की थी। और अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी जो थे वो अलबरूनी के साथ आया था, मतलब महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था। नेक्स्ट आप लोगों का आर.एस. त्रिपाठी ने लिखा है, देख लीजिए ये फिर इंपॉर्टेंट लाइन आप लोगों के लिए। यूनानी सैंड्रोकोटस व चंद्रगुप्त मौर्य की एक रूपता प्रमाणित हो जाने के पश्चात ही भारतीय तिथिक्रम का प्रादुर्भाव हुआ। तो आप लोगों से ये पूछ सकता है कि किसने कहा यूनानी सैंड्रोकोटस व चंद्रगुप्त मौर्य की एक रूपता प्रमाणित हो जाने के पश्चात ही भारतीय तिथिक्रम का प्रादुर्भाव हुआ? तो ये आर.एस. त्रिपाठी ने लिखा है और ये इम्पोर्टेंट इतिहासकार है। और आप लोगों को दिखाते हैं नेक्स्ट, प्राचीनतम उपलब्ध अभिलेख 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पिपरवा जिला बस्ती कलश लेख है। तो सबसे प्राचीनतम उपलब्ध कौन है ये अभिलेख में? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पिपरवा अभिलेख, ये आप लोगों का प्राचीनतम अभिलेख है। और एक बोगाज कोई भी है जो प्राचीनतम अभिलेख में से एक है, बोगाज कोई, तो इसे भी आप लोग नोट करके रखेंगे। और प्राचीनतम उपलब्ध अभिलेख 5वीं शताब्दी में पिपरवा कलश अभिलेख भी है। और आप लोगों को बता दूं सैंड्रोकोटस ऊपर मैंने जिक्र किया था, तो ये पहले यह ज्ञात नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही यूनानी लेखकों ने सैंड्रोकोटस अथवा एंड्रोकोटस कहा है। तो सैंड्रोकोटस किसके के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया गया। ये बाद में जानकारी इसकी मिली कि सैंड्रोकोटस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है। तो सैंड्रोकोटस अथवा एंड्रोकोटस किसे कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है और ये पहले ज्ञात नहीं था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं आप क्या आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव, अधिकांश अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अधिकतम लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी और ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाईं से दाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है? तो ब्राह्मी लिपि। और खरोष्ठी लिपि जो है वो
वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ये जस्ट उल्टा है खरोष्टी लिपि। तो आप लोग इस पर भी नज़र बना के रखेंगे, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि ब्राह्मी लिपि जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, देखिए इसका ट्रिक, बो से ब्राह्मी बो से बाईं, यानी बाईं से शुरू होगा दाईं तक कौन, तो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी है, तो ये सबसे पहले दाईं से शुरू होगा और बाईं तक, दाईं से शुरू होता है बाईं तक। और नेक्स्ट है आप लोगों का एशिया माइनर में बोगाज-कोई का अभिलेख विदेशी अभिलेखों में प्रमुख है। कि आप लोगों को मैंने बताया कि प्राचीन अभिलेखों में एक बोगाज-कोई भी है, तो ये एशिया माइनर में बोगाज-कोई का अभिलेख विदेशी अभिलेखों में प्रमुख है, ये विदेशी अभिलेख है बोगाज-कोई। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप लोगों का देखते हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में हुए उत्खनन से संभवतः विश्व की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता आप लोगों को पता है कि सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक मानी जाती है, जो कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में उत्खनन हुए उससे मिला है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला है। और तक्षशिला में हुए उत्खननों से पता चला है कि नगरी कम से कम 3 बार नष्ट व बनी है, यानी 3 बार बनी और नष्ट हुई है। आपसे ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि 3 बार ऐसी कौन सी सभ्यता है, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर 3 बार नष्ट किया गया 3 बार बना है, तो वो तक्षशिला ही ऐसा जगह है जहाँ पर 3 बार वो बना है और 3 बार नष्ट किया गया है। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव, बीजी गोखले ने मुद्राओं के महत्व पर प्रकाश डाला है। मुद्राओं के महत्व पर कौन प्रकाश डाला है, बीजी जोगी। आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिए, बीजी गोखले ने मुद्राओं के महत्व पर प्रकाश डाला है। और मजुमदार के अनुसार किसी देश की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए मुद्राओं का महत्व इतना स्पष्ट है कि उसके विस्तृत विवरण की आवश्यकता नहीं है। बस ये आप लोगों के लिए जानने के लिए, ये भी आप लोगों के लिए याद करने के लिए नहीं है। डॉक्टर मजुमदार ने क्या कहा है, तो किसी देश की आर्थिक स्थिति को जानना है हमको, तो उसके लिए मुद्राओं का महत्व इतना स्पष्ट है कि उसे विस्तृत विवरण की आवश्यकता नहीं है। अर्थात अगर किसी शासनकाल में अत्यधिक सोने के सिक्के मिलते हैं तो इससे यह पता चलता है कि वह अत्यधिक संपन्न देश था, संपन्न राज्य था, और चांदी के सिक्के मिलते हैं तो थोड़ा कम संपन्न था। इस तरह से वहाँ के इतिहास के बारे में पता चलती है मुद्रा से। और यह बात किसने कही थी, तो मजुमदार ने कही थी। और नेक्स्ट है आप लोगों के लिए समुद्रगुप्त की एक मुद्रा में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है कि सिक्का का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो एक सिक्के में समुद्रगुप्त को उसके वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। इसका अर्थ यह है कि समुद्रगुप्त जो थे वो वीणा प्रेमी थे। कि क्या प्रेमी थे, तो वीणा बजाने में उनका अत्यधिक रुचि था, और समुद्रगुप्त की एक मुद्रा में यह दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है। देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, बस इतना ही ऑब्जेक्टिव आप लोगों का था। आप लोग इसे पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट करके पढ़ भी सकते हैं। और ये सब आप लोगों का दीर्घोत्तरीय है। जब अगर आप लोग इससे जो है दीर्घोत्तरीय निकालना चाहेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए दिए गए हैं। लघुत्तरीय ये सब आप लोगों के लिए दिए गए हैं। आप लोगों को बता ही दिया कि ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कहाँ पर मिलेंगे यहाँ पर। तो और ये आप लोगों के लिए प्रमुख ऑब्जेक्टिव हैं, और इसका आंसर भी दिया गया है, देख लीजिए, आप लोग कर सकते हैं। और वैसे भी इसका ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करा ही दिया गया है। जब ऑब्जेक्टिव का मुंगेर यूनिवर्सिटी का स्पेशल कराया जा रहा था, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी अन्य यूनिवर्सिटी में है तो ये भी आप लोगों का फ़ायदा करेगा। देख लीजिए, ये भी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव है और इसका आंसर भी दिया गया है। तो ये चैप्टर 1 आज आप लोगों का कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट डे जब हम लोग आएंगे तो आप लोगों का जो है नेक्स्ट डे आप लोगों का चैप्टर रहेगा चैप्टर 2, जिसका नाम है भारत पर वैदेशिक आक्रमण, अरब अभियान, गजनवी एवं गौरी के आक्रमण। गजनवी एवं गौरी के आक्रमण, ये आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर होगा। नेक्स्ट चैप्टर तो आप लोगों का ये है। तो आप लोगों का आज चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम लोग चैप्टर 2 लाएंगे। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलते हैं वो सारे लाएंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहें। और पर डे लगभग आप लोगों को अब 3 वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से जाए। और लगभग ये देखिए वीडियो आप लोगों का बन गया है 28 मिनट, तो लगभग 29 से 30 मिनट का एक वीडियो बनेगा। तो आप लोग बस चैनल पर बने रहे और जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलते हैं वो मिल जाएंगे। और PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आप लोग भी एक कॉपी में अगर नोट करना चाहें तो सारे ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। और कम से कम 1 से 2 घंटा पर डे हमारे साथ रहिए तो आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर ज्वाइन कर ले हर पल की अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।